स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज मैं लेकर आई हूँ अकाउंटिंग इक्वेशन का नेक्स्ट पार्ट। और आज मैं डिस्कस करूँगी कुछ कॉम्प्लेक्स पॉइंट्स जो कि न्यू हैं। और जो क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे उसमें 15 पॉइंट्स हैं, तो जिसमें कि पुराने सारे पॉइंट्स भी आपके रिवाइज हो जाएंगे और नए पॉइंट्स भी आपको सीखने को मिलेंगे। तो जो बच्चे पहली बार अकाउंटिंग इक्वेशन की वीडियो चला रहे हैं उनके लिए भी ये बेनिफिशियल है, और जो पहले से ऑलरेडी पहले वाले जो पार्ट्स कर चुके हैं उनके लिए भी ये बेनिफिशियल है। और इसके साथ साथ मैं आज आपको ये भी समझाऊंगी कि अकाउंटिंग इक्वेशन का बेस क्या है, क्यों अकाउंटिंग इक्वेशन में लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल इज़ इक्वल टू एसेट्स होती है। उसके पीछे वाले जो दो कंसेप्ट थे जो कि हम एक थ्योरी में कर चुके थे, वो भी मैं आज दोबारा से आपको मतलब बताऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी, सो दैट हमें ये समझ में आ जाए कि ये इक्वेशन बनी क्यों और बनी कैसे। ठीक है, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक बार मैं इंट्रोड्यूस कर दूँ दैट दिस चैनल कॉमर्स गाइड A to Z चैनल इज़ अ स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स। तो जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए चैनल बहुत बेनिफिशियल है। मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं बुक से ही डायरेक्टली आप लोगों को समझाऊँ, सो दैट कि आप हमारा कोई भी पॉइंट स्किप ना हो, और जो बुक का ऑर्डर है उसी में ही मैं चलती हूँ। तो आप अपनी बुक्स को सामने खोल के रख सकते हैं। जो बुक मैं फॉलो कर रही हूँ वो है DK गोयल और एडिशन है 2018। अगर आपके पास उसके अलावा कोई और एडिशन की बुक है DK गोयल की तो भी आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे क्वेश्चंस जो है वो मैच करेंगे। ठीक है, सो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। काउंटिंग इक्वेशन इज़ एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। यही फॉर्मूला है अकाउंटिंग इक्वेशन का। अब ये फॉर्मूला कैसे बना, क्यों बना, उसके पीछे के जो है वो दो रीज़न्स हैं। पहला रीज़न तो हमने समझा था पिछली वीडियोस में, सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट। ये कंसेप्ट रिलेटेड है कैपिटल से। अब सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट ये बोलता है कि जो ओनर है, मतलब जिसने बिज़नेस को शुरू किया, वो बिज़नेस से अलग है। ठीक है, मतलब जब भी हमने बिज़नेस में रिकॉर्डिंग करनी है हमने ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करनी, हमने बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्रीज करनी है। मतलब अगर ओनर, मान लीजिए मेरा बिज़नेस है और मैं ही अपने बिज़नेस की ओनर हूँ, तो मुझे जब एंट्रीज पास करनी है या मुझे कोई भी रिकॉर्डिंग करनी है तो मुझे बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करनी। इस वजह से क्या हुआ कि जब ओनर ने कैश लगाया बिज़नेस में, वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटल बन गया, क्योंकि ये पैसा बाहर से आया है। ठीक है, जो कि चाहे ओनर ने लगाया है, और बिजनेस को ये पैसा वापस करना है ओनर को। तो जो कैपिटल होती है वो एक तरीके से लोन ही होती है बिजनेस के लिए, लेकिन क्योंकि वो जो लोन है वो ओनर ने लगाया है, ठीक है, जो कि बिजनेसमैन है, जिसका बिजनेस है, इसलिए हम उसको कैपिटल वर्ड से डिनोट करते हैं। और इन दोनों चीज़ों को बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटी साइड लेकर लिखते हैं। लाइबिलिटीज़ तो वो सारी लाइबिलिटीज़ होगी जो कि आउटसाइडर से हमें देनदारियाँ क्रिएट हुई हैं, और जो कैपिटल वाली लाइबिलिटी है ये लाइबिलिटी होती है जो कि ओनर की तरफ है हमारी। ठीक है, तो ये चीज़ हमें समझ में आ गई कि कैपिटल क्यों अलग है लाइबिलिटी से, बिकॉज ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी। और जो भी पैसा कैपिटल के थ्रू बिजनेस में आता है वो होता है, जो भी पैसा ओनर के थ्रू बिजनेस में आता है वो होती है कैपिटल, और वो बिजनेस को कभी ना कभी वापस करनी होती है, ठीक है, ओनर को। और जो दूसरा कंसेप्ट है जिसके ऊपर ये इक्वेशन बेस्ड है वो है ड्यूअल आस्पेक्ट कंसेप्ट। ड्यूअल आस्पेक्ट कंसेप्ट ये कहता है दैट फॉर एवरी डेबिट देयर इज़ अ क्रेडिट। और सिंपल टर्म्स में मैं कहना चाहूँ तो हर एक ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आपने बुक बाय करनी है, तो अगर आप बुक बाय करने जाओगे मार्केट में तो आपको बुक खरीदने के लिए पैसे देने पड़ेंगे, तो हो गए ना दो आस्पेक्ट। ऐसे ही हर एक ट्रांजैक्शन के दो आस्पेक्ट होते हैं। अगर मान लीजिए आपने पैसे नहीं दिए और आपने उधार पे बुक खरीदी,
तो क्या होगा, आपका क्रेडिटर क्रिएट हो जाएगा क्योंकि आपको फ्यूचर में उसको पैसे देने हैं। तो बुक एक तरफ से बुक आई आपके हाथों में, लेकिन दूसरी ओर आपकी लाइबिलिटी क्रिएट हो गई क्योंकि आपने पैसा नहीं दिया तो उधार चढ़ गया आपके ऊपर। तो इस तरीके से देखा, यहाँ पे भी दो एस्पेक्ट्स हो गए। ऐसे ही हर एक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं और हमें वो दोनों एस्पेक्ट्स को हमेशा रिकॉर्ड करना होता है। तो यहाँ पे हमने दो चीज़ें समझी। तीसरी चीज़ जो हमें समझनी ज़रूरी है अकाउंटिंग इक्वेशन को जानने के लिए, वो है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट की दो साइड्स होती हैं, एक साइड होती है लाइबिलिटी और दूसरी साइड होती है एसेट्स। तो लाइबिलिटी में आ जाता है कैपिटल, मतलब लाइबिलिटी पहले क्या होती है, वो चीज़ें जो हमारी देनदारियां हैं जो हमें फ्यूचर में पे करनी है। तो इसमें आ जाएगा कैपिटल जो कि था ओनर से पैसा आया हुआ, और उसके अलावा कोई भी आउटसाइडर लोन हो सकता है इसमें, और क्रेडिटर से अगर हमारे ऊपर उधार चढ़ा हुआ है, गुड्स लिए हैं क्रेडिट पे, तो वो आ जाएगा। और यहाँ पे शेयर्स भी आते हैं, लेकिन अभी हम शेयर्स में नहीं जा रहे हैं। और उसकी सारी अमाउंट यहाँ पे आती है। और एसेट्स में हो सकता है कैश। अब हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के। मान लीजिए जैसे कि हम पहला पॉइंट लेकर चलते हैं कि बिज़नेस में कैश लेकर आया कोई भी जिसका बिज़नेस है, और उसने 50,000 रुपीज़ से बिज़नेस शुरू किया। तो 50,000 रुपीज़ बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो जाएगा, लोन, क्योंकि बिज़नेस को वो 50,000 रुपीज़ वापस करने हैं। ठीक है, एक तरफ तो उसके ऊपर लोन चढ़ गया और दूसरी तरफ वो 50,000 का कैश भी हाथ में आ गया जो कि उसने फर्दर यूटिलाइज़ करना है। ठीक है, इसलिए दोनों साइड्स इसकी इक्वल होती हैं हर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। क्यों, उसके जैसे कि मैं आपको डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट समझा चुकी हूँ, यही इसका रीज़न है और इसी वजह से ये इक्वेशन एग्जिस्टेंस में आई। इसी तरीके से मान लीजिए लोन था 30,000 का, क्रेडिटर्स भी थे 30,000 के। ठीक है, और इधर से कोई मैंने मशीन ख़रीदी थी 50,000 की। ठीक है, और कुछ गुड्स पड़े हुए थे 10,000 के। ये आपको समझाने के लिए मैं फिगर्स ले रही हूँ, और इन दोनों का टोटल हो जाएगा 1,10,000, 1,10,000। तो इसी वजह से जो मेरी बैलेंस शीट है उसके दोनों साइड का टोटल सेम होता है। उसका रीज़न ये होता है कि जो भी हमारा एसेट्स पे सामान पड़ा होता है जिसको मैं ओन कर रही हूँ, उसकी फंडिंग या तो वो कैश से आया होगा, इंटरनली एडजस्ट हो गया, मतलब कि पहले कैश 60,000 का था, अब 10,000 का सॉरी पहले कैश 60,000 का था और मैंने 10,000 की गुड्स खरीद लिए तो कैश कम हो गया, 50,000 का रह गया। और या उसकी फंडिंग आई है यहाँ से, कैपिटल से। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं दूसरे वाला पॉइंट आपको समझाना चाहूँ जो कि था कि यहाँ पे जो अमाउंट्स आ रही हैं उनकी फंडिंग अगर वो कैश से नहीं हुई तो कहीं ना कहीं वो यहीं से ही हुई है। ये पैसा जो भी मेरे ऊपर लोन का चढ़ा हुआ है, मेरे क्रेडिटर क्रिएट हुए, क्यों क्रिएट हुए, मैंने कुछ बाय किया होगा। ठीक है, तो वो मेरा यहीं आएगा। और अगर जो मैंने लोन लिया 30,000 रुपये का, उसका मैंने क्या लिया, या तो वो कैश में पड़ा होगा या मैंने 30,000 का कुछ परचेज़ किया होगा, वो मेरा एसेट होगा, वो भी यहीं आएगा। ऐसे ही जो कैपिटल 50,000 ओनर लेके आए बिजनेस में, या तो 50,000 का कैश पड़ा होगा या 50,000 का मैंने कुछ खरीदा होगा। तो अल्टीमेटली घूम घुमा के सब चीज़ें यहीं एडजस्ट हो जाती हैं बैलेंस शीट में। इस वजह से दोनों साइड का टोटल जो है वो सेम होता है। इसलिए भी हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन होती है एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। ये लाइबिलिटी इसको हमने अलग शो करना है, और जो कैपिटल है ये भी लाइबिलिटी है, लेकिन इसको हम हमेशा अलग शो करते हैं क्योंकि इसमें हम प्रॉफिट्स और इनकम्स वगैरह काफ़ी एक्सपेंसेस जो हैं वो एडजस्ट करते रहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन को बनाते वक्त। तो ये सब चीज़ें आपको मैं बताना चाहती थी। ठीक है, तो अब हम फटाफट से वो क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें कि हमारे सारे पॉइंट्स कवर हो रहे हैं, और अगर आप ये वाला क्वेश्चन कर लोगे तो आपको मोस्ट ऑफ मतलब सारा अकाउंटिंग इक्वेशन आज आपको समझ आ जाएगा। जो क्वेश्चन मैं आज आपको कराऊंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें सारे पॉइंट्स कवर हो रहे हैं, जो कि है डीके गोयल में इलस्ट्रेशन नंबर 7, जो कि है ये वाली। आप देख सकते हो अगर आपकी बुक में ये 7 इलस्ट्रेशन है, और अगर नहीं भी है तो भी आप समझिए ज़रूर क्योंकि सारे पॉइंट्स इसमें आज कवर होंगे। ठीक है, सबसे पहले है क्वेश्चन शुरू करने से पहले हमें फटाफट से इसकी एक रीडिंग देनी होती है सो दैट हमें ये पता चल पाए कि कौन कौन से हेड्स इन्वॉल्व हैं। तो फर्स्ट है मनोज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, गुड्स और बिल्डिंग। मतलब मनोज ने जब बिज़नेस शुरू किया वो कैश भी लेकर आया है, गुड्स भी लेकर आया है, बिल्डिंग भी लेकर आया है। ठीक है, मतलब उसने कैश भी लगाया बिजनेस में, गुड्स भी खरीद कर लगा दिया और बिल्डिंग भी लगा दी। ठीक है, तो कैश का कॉलम बन गया, गुड्स का बन गया और बिल्डिंग का बन गया। और कैपिटल का तो आपको पता ही है, जब कैश लेके आता है या बिजनेस जब शुरू करते हो तो कैपिटल का एक अकाउंट बनता है, हेड बनता है। उसके बाद है गुड्स कैश पे खरीदने हैं, तो कैश और गुड्स का बन चुका है सी पार्ट।
गुड्स उसने कैश पे बेच दिए, तो कैश और गुड्स का बन चुका है। परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल, तो गुड्स उसने राहुल से परचेज़ किए हैं और कैश पेमेंट के बारे में कोई बात नहीं हुई है यहाँ पे, तो इसका मतलब राहुल से गुड्स मैंने उधार पे ख़रीदे हैं, तो क्रेडिटर बन गया मेरा राहुल, तो ये एक क्रेडिटर का हेड बनेगा। उसके बाद उसने उधार पे वरुण को गुड्स बेचे हैं, तो डेटर का एक हेड बन जाएगा। उसके बाद उसने राहुल को पैसे दे दिए, चलो उसके लिए भी कुछ नया बनाने की ज़रूरत नहीं है। सैलरी पे की है उसने, तो वो सैलरी कैश में से माइनस होती है और दूसरा कैपिटल में से, तो नया हेड नहीं बनेगा उसके लिए। और उसके और है रेंट आउटस्टैंडिंग। रेंट आउटस्टैंडिंग यहाँ पे आज जो है वो न्यू पॉइंट है समझने वाला, वो मैं अभी आपको बताती हूँ कि उसका क्या करना है। तो ये मैंने लिख लिया, ठीक है, ये अभी आपको समझाती हूँ। दूसरा है प्रीपेड इंश्योरेंस, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट थोड़े अलग हैं, ठीक है, ये अभी बताती हूँ आपको। उसके बाद कमीशन रिसीव्ड, तो सिंपल कैश और कैपिटल। अमाउंट विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़ ड्राइंग्स, मतलब बिजनेस में से कुछ पैसा घर ले गया है अपने, तो वो ड्राइंग्स हो जाएगी, तो कैपिटल में से वो माइनस होता है, कैश में से भी। फ्रेश कैपिटल लेके आया है, तो जैसे फर्स्ट पॉइंट की एंट्री होती है वही वाली है, ये कैपिटल और कैश में पैसा आ जाएगा। और उसके बाद है गुड्स परचेज़ किए हैं राखी से उधार पे, ठीक है, तो वो क्रेडिट परचेजेस हो जाएंगी। तो यहाँ पे एक जो चीज़ नहीं समझने वाली है रेंट आउटस्टैंडिंग वाली, जो रेंट आउटस्टैंडिंग है, सिंपली अगर तो रेंट पेड हो लिखा होता तो हम क्या करते, कैश में से कैश माइनस कर देते और उधर से हम कर देते कैपिटल में से भी रिड्यूस। कि उन बच्चों को बता रही हूँ जिन्होंने पहले किए हुए हैं सम्स, जो बच्चे पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो तब ये पॉइंट को ध्यान से गौर देना जब मैं इसका ट्रीटमेंट करवा रही होंगी, ठीक है। तो जो रेंट आउटस्टैंडिंग है, ये अगर तो रेंट पेड होता तो मैं क्या करती, कैश में से माइनस कर देती और कैपिटल में से भी माइनस कर देती, क्योंकि एक्सपेंस था। लेकिन अब रेंट आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है कि रेंट ड्यू हो गया लेकिन मैंने उसकी पेमेंट नहीं की, तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेंट मैंने टाइम पे नहीं पे किया, अब मेरे ऊपर उधार चढ़ गया उसका काइंड ऑफ। तो रेंट आउटस्टैंडिंग क्या बन जाता है, जो मैंने टाइम से पेमेंट नहीं करी और उधार चढ़ गया, इसको हम बोलते हैं लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी के लिए इसका भी एक अलग से हेड बनेगा, ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन जब हम बनाएंगे। उसी तरीके से है प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस का मतलब ये होता है कि मैंने इंश्योरेंस की एडवांस में पेमेंट कर दी। मान लीजिए अगले साल का इंश्योरेंस प्रीमियम मैंने आज ही पे कर दिया, तो उससे क्या हुआ, आज ही पे करने की वजह से मेरा कैश तो कम हुआ ना आज, लेकिन साथ के साथ ही ये वाला एक्सपेंस अभी मेरा एक्रू नहीं हुआ था, मतलब अभी इसका टाइम नहीं आया था, मैंने पहले ही इसकी पेमेंट कर दी, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, इसको हम एसेट मानेंगे जब तक कि इसका टाइम ना आ जाए मैच्योरिटी वाला, ठीक है। तो ये हो जाता है मेरा एसेट, क्योंकि मैंने एडवांस में पेमेंट कर दी हुई है, ठीक है। तो जब मैंने अब ये जो है ये एसेट के अंदर प्रीपेड इंश्योरेंस वाला हेड बनेगा, ठीक है। तो हमने जब भी क्वेश्चन को पढ़ना है तो हमने सारे चीज़ें नोट कर लेनी है कि कौन कौन से हेड्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो उस हिसाब से फिर मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन का ये फॉर्मेट बना लेना है। तो ये सभी स्टूडेंट्स के लिए है कि ये अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट होता है। अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो है एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, उसका मैं रीज़न आपको बता चुकी हूँ क्यों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। और हमने उसके बाद एसेट्स को बाइफरकेट करके लिखना होता है कि कौन कौन से एसेट्स आए हैं, उसके लिए हमें पूरा क्वेश्चन गो थ्रू करना होता है। और जैसे कि हमने अभी गो थ्रू किया तो मैंने आपको बता दिया कि ये सारे हेड्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, वेयर एज लाइबिलिटीज़ में ये वाले हेड्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था जो कि था हमारा आउटस्टैंडिंग रेंट, यहाँ पे आप रेंट भी लिख सकते हो, और प्रीपेड एक्सपेंस था प्रीपेड इंश्योरेंस, तो ये मेरा एसेट बन गया है, ठीक है। तो ये सारे हेड्स इन्वॉल्व हैं। फटाफट से क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। पहला है कि मनोज ने बिजनेस शुरू किया, कैश लेके आए 2,30,000, गुड्स लेके आए 1 लाख और बिल्डिंग लेके आए 2 लाख की। तो मतलब वो जो जो चीज़ें लेके आया है पहले तो हम वो लिख लेते हैं। कैश लेके आया 2,30,000, स्टॉक लेकर आया 1 लाख का, और बिल्डिंग लेकर आया वो 2 लाख वाली, और इन सब का टोटल मेरा क्या हो जाएगा, कैपिटल, ठीक है। क्योंकि ये भी वही चीज़ है कि अगर वो कैश लेके आ रहा है, चाहे वो कुछ भी सामान लेकर आ रहा है, वो हमारे एसेट्स के अंदर तो ऐड होगा ही होगा, साथ ही साथ वो कैपिटल में भी जाएगा। ये क्वेश्चन जो शुरू हुआ है शुरू ही न्यू पॉइंट से हुआ है, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है गुड्स परचेज़ किए हैं हमने ना, फिर एक बार बता दूं मैं, हमने क्या करना होता है, सबको लिखने के बाद, ठीक है, फिर हमने न्यू क्वेश्चन बना देनी होती है और दोनों साइड का टोटल सेम आएगा। ये मैंने लाइन इसलिए लगाई है, इस साइड है एसेट्स और इस साइड है लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, तो 5,30,000 इन सब का टोटल जो है इधर का 5,30,000 बनना चाहिए हर पॉइंट पे,
इक्वेशन मैच होगी, क्योंकि हम ड्यूअल एस्पेक्ट फॉलो कर रहे हैं। ड्यूअल एस्पेक्ट में दोनों साइड्स सेम होती हैं। उसके बाद है ही सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग ₹20,000। 20,000 वाले गुड्स उसने 35,000 में बेच दिए, ठीक है। सो 20,000 वाले गुड्स उसने 35,000 रुपीज़ में बेच दिए, तो कॉस्ट 20,000 थी और सेलिंग प्राइस 35,000 हो गया। और उन्होंने ये लिखा हुआ है, ठीक है, और कैश पे बेचा है, तो मुझे कैश कितना है 35,000, तो कैश मेरा ऐड हो जाएगा 35,000 ये वाला। आई थिंक मैंने थर्ड पॉइंट करा दिया आपको, कोई बात नहीं, मैं सेकंड पॉइंट भी बता देती हूँ, ठीक है। तो सोल्ड गुड्स ऑफ ₹35,000 उसका कैश आ गया, और उसके बाद उसके गुड्स कितने के गए 20,000 के। तो हमने 20,000 के गुड्स माइनस करने हैं, क्यों, क्योंकि कॉस्ट में से कॉस्ट माइनस होगी। तो 20,000 वाले गुड्स मेरे 35,000 में बिक गए, ठीक है। तो कैश आया 35,000 और मेरे गुड्स गए 20,000, तो और 15,000 का मेरा हो गया प्रॉफिट। और जो सेकंड पॉइंट था वो ये था कि गुड्स ही परचेज गुड्स फॉर कैश, 50,000 के गुड्स खरीदे हैं सिंपली उसने, तो यहाँ पे कैश 50,000 से कम हो गया और साथ ही साथ 50,000 के गुड्स ऐड हो गए, ठीक है। तो ये इंटरनली एडजस्ट होगी ये आपस में ही, ठीक है। तो टोटल तो यहाँ पे कम हुआ, यहाँ पे बढ़ गया सेम अमाउंट से, ठीक है। और बाकी नो चेंज 0 0 0, ठीक है। अब आ जाती हूँ मैं पॉइंट नंबर 4 पे। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राहुल। राहुल से हमने गुड्स परचेज किए हैं और पेमेंट की बात नहीं हुई कैश में, तो इसका मतलब उधार पे परचेज़ किए हैं और 55,000 के परचेज़ किए हैं। तो यहाँ पे 55,000 आ गया स्टॉक में, और साथ के साथ 55,000 के मेरे क्रेडिटर्स क्रिएट हो गए। बाकी सब 0 0 0 है, ये गलती से मैंने ऐड कर दिया था, मुझे लगा कि मैं फाइनल इक्वेशन बना रही हूँ, ठीक है। और बाद में ये टोटल आ जाएगा, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे लाइबिलिटीज़ में 55,000 न्यू चीज़ आई है, ओके। और यहाँ पे 55,000 ऐड हुए हैं गुड्स में, स्टॉक में। स्टॉक और गुड्स एक ही चीज़ है यहाँ पर। उसके बाद है ई पॉइंट, ही सोल्ड गुड्स टू वरुण कॉस्टिंग ₹52,000। 52,000 वाले गुड्स उसने 60,000 के बेच दिए, मतलब 50,000 की कॉस्ट थी और बेचे किसने, सेलिंग प्राइस हो गया 60,000। 52,000 कॉस्ट थी और 60,000 में मैंने बेच दिए और उधार पे बेचे हैं। उसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे वरुण का नाम लिखा हुआ है ही सोल्ड गुड्स टू वरुण, और ये नहीं बोला गया कि कैश पेमेंट हुई है नहीं। तो सिंपल है, अगर ऐसा कुछ हो तो वो उसको हम क्रेडिट सेल्स ही मानते हैं। तो 60,000 रुपीज़ के गुड्स 52,000 वाले 60,000 में बेच दिए, तो सबसे पहले गुड्स कितने से कम होंगे, मेरे 52,000 से, क्योंकि मेरे गुड्स तो 52,000 के गए, और मेरे डेटर्स क्रिएट हो गए 62,000 के, क्योंकि मैंने उधार पे बेचे हैं और मुझे भी पैसा आना है। तो 60,000 के डेटर्स आ गए, ठीक है। और ये जो 8,000 का डिफरेंस है, स्टॉक 52,000 का गया और डेटर्स मेरे हो गए 60,000 के क्रिएट, तो इसका मतलब 8,000 का मुझे हो गया प्रॉफिट। और प्रॉफिट हम हमेशा कैपिटल में ऐड करते हैं। उसका रीज़न ये है कि जो प्रॉफिट्स होते हैं, जैसे कि कैपिटल बिजनेस को कभी ना कभी वापस करनी होती है ओनर को, इसीलिए बिजनेस को प्रॉफिट भी वापस करना होता है ओनर को। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट के ऊपर हक होता है ओनर का, क्योंकि सारी भागदौड़ बिजनेस को चलाना शुरू किया वो सब कौन कर रहा है, वो ओनर कर रहा है ना। तो प्रॉफिट इसलिए हम हमेशा कैपिटल में ऐड कर देते हैं, क्योंकि प्रॉफिट हमें वापस करना होता है ओनर को। अब नेक्स्ट है एफ पॉइंट, ही पेड कैश टू राहुल इन फुल सेटलमेंट ऑफ 53,000। अब राहुल को कितने पैसे देने थे, राहुल को देने थे 55,000। 55,000 राहुल को देने थे, लेकिन मैंने दिए उसको 53,000 और अकाउंट फुली सेटल हो गया। मतलब जिसको मैंने 55,000 देने थे उसको 53,000 दिए और अब कुछ नहीं देना, अकाउंट फुली सेटल है। तो मुझे यहाँ पे 3 जगह इसका इफेक्ट जाएगा। पहली बात, मेरे को पैसे कितने देने पड़े 53,000, तो मेरा 53,000 से कैश माइनस हो जाएगा। और अकाउंट कितने वाला सेटल हुआ, मतलब मेरे क्रेडिटर 55,000 के थे और अब उसको और कुछ नहीं देना है, ठीक है। तो हमने उसको उसी अमाउंट से माइनस कर देना है, क्योंकि मुझे इसको दिखाना है 0, क्योंकि मेरा उसकी तरफ कोई बकाया नहीं रह गया है। लेकिन मेरे 2,000 कहाँ गए, वो मुझे हो गया प्रॉफिट, और प्रॉफिट हमेशा हम कहाँ ऐड करते हैं, कैपिटल में। तो ये हमारी बन जाएगी न्यू इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट है सैलरी पेड। तो सैलरी पे की गई है 20,000 की, तो सिंपल है, सैलरी एक्सपेंस है। तो सबसे पहले तो 20,000 की सैलरी पे की, तो 20,000 मेरे यहाँ से माइनस हो जाएंगे, क्योंकि कैश कम हुआ है और ये कैश का हेड है। और दूसरी और
कैपिटल में 20,000 मुझे माइनस करने हैं। जैसे हमारे इनकम्स यहाँ पे, प्रॉफिट्स यहाँ पे ऐड होते हैं, उसी तरीके से कोई भी एक्सपेंस या लॉस जो है वो यहाँ से माइनस होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज रिसीव्ड कैश फ्रॉम वरुण इन फुल सेटलमेंट ऑफ रुपीज़, मतलब 59,000 रुपीज़ का कैश मुझे रिसीव किया है मैंने वरुण से। तो वरुण कौन था? वरुण को मैंने गुड्स बेचे थे 60,000 रुपये में। तो यहाँ पे होगा, ये देखो 60,000, यहाँ से शुरू हुई थी वरुण की कहानी। ठीक है, और अब वरुण को मुझे 60,000 देने थे, लेकिन अब उसने मुझे कितने दे दिए? 59,000, और उसका अकाउंट सेटल हो गया। ठीक है, तो पहली बात तो मुझे 59,000 उसने दिए, तो वो मैं ऐड कर लूँगी, कैश में आ गए मेरे। दूसरी बार उसका अकाउंट क्योंकि सेटल हो गया तो मैंने 60,000 माइनस कर दिए, क्योंकि मुझे उसका बैलेंस अब 0 दिखाना है। और मुझे 1,000 का क्या हो गया? लॉस, क्योंकि उसने मुझे कम पैसे दिए और मैंने उसका अकाउंट सेटल किया है। तो लॉस, जैसे यहाँ पे प्रॉफिट्स ऐड होते हैं, उसी तरीके से कैपिटल में प्रॉफिट क्या हो जाते हैं? माइनस। अब मैंने आगे इसको कैरी ऑन कर लिया है, डबल पेज पे कर रही हूँ मैं इसको, सो दैट सारा एक ही पेज पे आपको क्लियर हो जाए, इसलिए। अब है नेक्स्ट पॉइंट। और हाँ, जब भी आपको कभी भी आगे कैरी ऑन करना होता है तो आपको दोबारा से हेड्स की हमेशा हेडिंग देनी होती है, नहीं तो हम भूल जाएंगे कि कौन से के अंडर क्या अमाउंट थी। ठीक है, उसके बाद है जो न्यू पॉइंट आ गया है, रेंट आउटस्टैंडिंग। 3,000 रुपीज़ का रेंट जो है वो आउटस्टैंडिंग है। पहली बात तो ये कि जो रेंट है वो मेरा एक्सपेंडिचर है, और एक्सपेंडिचर हमेशा हम कैपिटल में से माइनस करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3,000 रुपीज़ जो है वो माइनस करके दिखाने हैं। ठीक है, दूसरी बात, क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या हुआ कि इसकी ड्यू डेट निकल चुकी है, मैंने अभी तक पैसे नहीं दिए रेंट के, तो ये क्या बन गया? मेरी लाइबिलिटी बन गई। इस वजह से पहली बात, यहाँ पर तो मैंने कैपिटल में इसलिए माइनस किया क्योंकि 3,000 की वजह से मेरे प्रॉफिट कम हो रहे हैं। ठीक है, और प्रॉफिट कम हो रहा है तो उसका इफेक्ट यहाँ पे आना ही आना था। दूसरी बात, मैंने यहाँ पे क्यों ऐड किया? क्योंकि अब वो मेरी लाइबिलिटी भी बन गई है, उधार बन गया है वो मेरा। ठीक है, तो वो बैलेंस शीट में भी आएगा। ठीक है, इस वजह से हमें यहाँ पे 3,000 ऐड करने हैं, और ये आपस में यहाँ पे माइनस हुआ, यहाँ पे ऐड हुआ, और उधर बाकी कहीं पे भी कोई चेंज नहीं आया, और ये न्यू इक्वेशन बन गई। अब जे पॉइंट है प्रीपेड इंश्योरेंस। 2,000 रुपीज़ का इंश्योरेंस प्रीमियम मैंने टाइम से पहले ही दे दिया। तो पहली बात तो मैंने टाइम से पहले दे दिए, पहले तो हमारा कैश तो गया ना, तो 2,000 रुपये मुझे यहाँ पे माइनस कर देने हैं। ठीक है, दूसरी बात, अभी इसका टाइम नहीं आया था, मैंने पहले ही पे कर दिया, सपोजली अगले क्वार्टर का या अगले साल का मैंने आज पे कर दिया, तो वो क्या उसको हम कहाँ शो करेंगे तब तक? ठीक है, हम उसकी जगह बना देते हैं एसेट्स में, क्योंकि मेरा वो एक तरीके से एसेट का काम कर रहा है, मुझे अब अगले साल तक टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने उसकी पहले एडवांस में पेमेंट कर दी। ठीक है, तो ये जो मेरे 2,000 रुपये जो मैंने आज पहले पे कर दिया, वो मेरे कहीं ऐसा नहीं है कि वो वेस्ट हो गए, उसके बजाय मेरा एसेट भी क्रिएट हो गया। आई नो वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन इस वीडियो में सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो रहे हैं, तो मतलब आपको ऐसी वीडियो पे ज़रूर टाइम देना चाहिए जिसमें आपके सारे पॉइंट्स एक ही बारी में क्लियर हो रहे हैं। नेक्स्ट इज़ कमीशन रिसीव्ड बाय हिम। तो ये तो इट्स अ सिंपल पॉइंट, कमीशन रिसीव हुआ है तो एक जगह कैश आया और दूसरी जगह कमीशन प्रॉफिट होता है, इनकम होती है, तो वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये देखो 13,000 यहाँ पे कैश में ऐड हो गया और साथ ही साथ कैपिटल में भी ऐड हो गया। उसके बाद है एल पॉइंट, अमाउंट विड्रॉन बाय हिम फॉर पर्सनल यूज़। तो देखो अब यहाँ पे भी वो जो सेपरेट लीगल एंटिटी वाला कंसेप्ट था ना, वही लग रहा है, क्योंकि ओनर और बिज़नेस एक दूसरे से अलग है। तो अगर ओनर ने बिज़नेस में से 20,000 रुपये अपने घर के लिए निकाल लिए हैं तो उसको हम बोलेंगे ड्राइंग्स, और वो हमेशा कैपिटल से रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो 20,000 मुझे यहाँ पे माइनस कर देने हैं, और साथ के साथ क्योंकि मेरा कैश कम हुआ है तो कैश में भी 20,000 माइनस होंगे। ठीक है, और न्यू इक्वेशन ये बन जाएगी। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन बिल्डिंग। तो ये भी न्यू पॉइंट होगा। डेप्रिसिएशन क्या होती है? डेप्रिसिएशन बेसिकली वियर एंड टीयर होती है हमारे एसेट की। तो जैसे कि वैसे बिल्डिंग पे तो हम अवॉइड ही करते हैं, नहीं बिल्डिंग पे कर सकते हैं, लैंड पे अवॉइड करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि हमारे पास कोई भी एसेट है, मशीन है, बिल्डिंग है, हम ये मान के चलते हैं कि आने वाले टाइम पे उसकी वैल्यू जो है वो कम होगी, क्योंकि उसके ऊपर क्योंकि वो यूज़ हो गया है, वो पुराना हो गया है, उसकी वेयर एंड टियर हो गई है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, आज ही हम उस पे कुछ अमाउंट चार्ज कर लेते हैं और उसको एज ए एक्सपेंस ट्रीट करना शुरू कर देते हैं।
तो उसकी वजह से क्या करते हैं, हम उस अमाउंट को इससे रिड्यूस करना शुरू कर देते हैं, सो दैट जब उसको कभी बेचने का टाइम आए तो हमें एकदम से शॉक ना लगे बिजनेस को। तो आज ही हम उसकी वैल्यू कम शो करके दिखाने लग जाते हैं, और साथ के साथ उस वैल्यू उसको दो जगह ट्रीट करते हैं। एक तो हम उस एसेट में से वो वाली अमाउंट को डिडक्ट कर देते हैं, वो अमाउंट क्या होती है वो भी मैं आपको बताती हूँ। दूसरी और हम उससे अपने प्रॉफिट्स भी रिड्यूस करते हैं, तो प्रॉफिट में एज एक्सपेंस जाता है, और उसका दूसरा इफेक्ट कहाँ आता है, उसी हेड में से, मतलब जिसकी डेप्रिसिएशन है उसमें से उसकी अमाउंट को रिड्यूस करते हैं, वो साल में एक बार करते हैं हम। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है 10,000 की डेप्रिसिएशन चार्ज करो, तो यहाँ पे 10,000 कैसे कैलकुलेट किया है उसको अभी आप छोड़ दो, बस 10,000 हमें दिया हुआ था, पैसेज के ऊपर चैप्टर है हम पढ़ लेंगे कभी। तो 10,000 हमने यहाँ से माइनस कर दिया, और दूसरी ओर 10,000 मेरा एक्सपेंडिचर भी कैपिटल में से माइनस हो गया, क्योंकि इससे मेरे प्रॉफिट रिड्यूस होते हैं। अब जो एक और पॉइंट है वो है फ्रेश कैपिटल। वेरी सिंपल, न्यू कैपिटल लेके आया है, तो जैसे पहले करते थे वही है, यहाँ पे दोनों जगह 50,000 ऐड। उसके बाद उधार पे गुड्स खरीदे हैं 6,000 के, वैसे इन्होंने लिखा हुआ है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राखी, राखी से गुड्स खरीदे हैं, और कैश पेमेंट की कोई बात नहीं हुई, लेकिन राखी का क्योंकि नाम है इसका मतलब वो उधार पर ही खरीदे होंगे। ठीक है, तो हमने गुड्स परचेज़ किए हैं राखी से, तो 6,000 रुपये के गुड्स मेरे ऐड हो गए, साथ के साथ ही मेरे 6,000 के क्रेडिटर्स भी क्रिएट हो गए, और ये मेरी बन गई फाइनल इक्वेशन। इसका हमें टोटल करना होता है, कई बार बोला होता है कि बैलेंस शीट बनाओ, तो ये वाली साइड जो है सारी एसेट साइड है, ये सारे हेड्स उठा के हम एसेट्स में लिख देंगे, और ये सारी जो साइड्स है वो है लाइबिलिटी साइड्स, तो ये सारे मतलब हेड्स उठा के हम लाइबिलिटी में लिख देंगे, और इन सब का टोटल हर एक पॉइंट पे इसका टोटल जो है वो सेम आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही एक और पॉइंट है जो कि किसी और सम से मैंने उठाया है, वो मैं आपको अभी बता दूं। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स लॉस हो गए हैं क्योंकि गुड्स को आग लगी और 500 रुपये का नुकसान हो गया। तो उससे क्या होगा, अगर ऐसा कोई पॉइंट आता है तो जितने का नुकसान हुआ है उसको हम गुड्स में से माइनस कर देंगे, साथ के साथ क्योंकि वो लॉस है या उसको हम एक्सपेंस की तरह मानेंगे, वो कैपिटल से भी माइनस हो जाएगा। तो ये एक न्यू पॉइंट था। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 वाला है। ठीक है, इस बुक में क्वेश्चन नंबर 7 पे है गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। और इसके साथ ही एक और पॉइंट भी था, वो भी मैं अभी कवर कर देती हूँ, वैसे वो पिछले सम्स में हो चुका है। एक पॉइंट ये है कि कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, मतलब मैंने कुछ पैसे बैंक में जमा करा दिए। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जो कैश होता है ना, वो हम ये मान के चलते हैं हमारी बिजनेस की तिजोरी वाला कैश, और बैंक मतलब बैंक वाला कैश जो बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है। अगर मैं 10,000 रुपये बैंक में जमा करा देती हूँ तो उसका मतलब क्या हुआ, मेरे यहाँ से कैश 10,000 माइनस हो जाएगा, और हमें यहाँ पे एक और हेड बनाना पड़ेगा, जैसे कैश स्टॉक बिल्डिंग का बनाया हो ना, वैसे एक बैंक का हेड बन जाएगा, और उसमें हम वो अमाउंट को ऐड कर देंगे। तो ये भी एक यहाँ पे न्यू पॉइंट था समझाने वाला आपको। तो इसी के साथ ही बच्चों मैंने कोशिश किया कि इस वीडियो में मैं जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे कवर करूँ, तो इससे आपको क्या होगा, अगर आप कभी रिवीजन करते हो तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। आपको एक ही वीडियो में एक ही क्वेश्चन में सारे पॉइंट्स मैंने कवर कर दिए हैं। और अब मैं आपको दे देती हूँ होमवर्क, मतलब अब आपके कौन कौन से क्वेश्चन हो जाएंगे घर पर, अपने आप कर लोगे। पहले तो आप कर सकते हो ये इलस्ट्रेशन नंबर 6, मैंने इलस्ट्रेशन नंबर 5 तक आपको समझा दिया था। अब इलस्ट्रेशन नंबर जो 6 है ये वाली, इसमें कोई भी न्यू पॉइंट समझाने वाला नहीं है, ये आप खुद करोगे। इलस्ट्रेशन नंबर 7 मैंने आपको अभी करवा दी है, और इलस्ट्रेशन नंबर 8 भी आप खुद कर पाओगे। अब अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे बताना, मैं आपको ज़रूर उसकी ऊपर वीडियो बना दूँगी। और इलस्ट्रेशन नंबर 10 तक आप कर लोगे, और 11 तक कर लोगे। ठीक है, इसके बाद 12th वाली मैं आपको खुद करवाऊँगी। ठीक है, ये मैं करवाऊँगी। और जो सम्स की बात आ जाती है, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व करके दिखाया था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो बिल्कुल इलस्ट्रेशन नंबर 6 जैसी है, और अगर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 7 जो मैंने अभी करवाई है इस वीडियो में, अगर वो आपको समझ आ गई तो ये आपसे आराम से हो जाएगा। तो इसको आप घर पे ट्राई करिए, अगर नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछिएगा, मैं वीडियो बनाऊँगी। और ये भी जो बिल्कुल इसमें भी कुछ नया समझाने वाला नहीं है, यही वाला पॉइंट था जो मैंने आपको अभी बता दिया, ये हो गया। दूसरा इलस्ट्रेशन नंबर क्वेश्चन नंबर 8A और 8B, ये भी इसमें भी कुछ भी नहीं है नया बताने वाला, आप इसको भी ट्राई करिए अपने आप से। इसमें ये वाला पॉइंट ज़रूर है कि 50,000 वाले गुड्स जो हैं वो इतने % प्रॉफिट पे बिक गए हैं, तो 50,000 का 25% निकाल लीजिए। ठीक है, उसके बाद कुछ पैसा कैश में आ गया, और बाकी का क्या हो गया, डेटर गुड्स हमने बेचे ना, हाँ, तो डेटर्स क्रिएट हो गए। तो 4 जगह इसका इफेक्ट जाएगा। पहले तो गुड्स माइनस होंगे 50,000 से, उसके बाद जितने का प्रॉफिट हुआ वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा, जितने का कैश आया वो कैश में ऐड हो जाएगा, और जितने का कैश नहीं आया वो डेटर्स में ऐड हो जाएगा। बस यही था इसमें। और मोटरसाइकिल खरीदा पर्सनल यूज़ के लिए, पर्सनल यूज़ का मतलब ड्राइंग्स, बस
ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर 8B, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आप यहाँ तक कर के रखिए, क्वेश्चन नंबर 10 तक। ठीक है, फिर मैं देखती हूँ कि और क्या क्या है आपको आगे समझाने वाला। फिर मैं एक वीडियो बनाऊँगी, कोशिश करूँगी जल्दी से इसको ख़त्म करूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जर्नल एंट्रीज़ पे डिवोट करें। ठीक है, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज़ शेयर योर फीडबैक। थैंक यू सो मच।